So now today we are going to start with the new two topics, vascular mole and ectopic gestation. ये जो डायग्राम है बेटा, इसमें देखो ये है आपका यूट्रस का ये डायग्राम है जिसके अंदर आपके ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म में जो है मोल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसके डेफिनेशन या इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करते हैं तो it is an abnormal condition of placenta where there are partially degenerative and proliferative changes in the chorionic villi and the result of formation of cluster of small cysts of various size like bunch of grapes, or in case of India it's about 1 in 100 400 pregnancies. So in short इसका क्या मतलब है कि ये एक तरीके की abnormality होती है, प्लेसेंटा से रिलेटेड abnormality है जिसके अंदर partial degenerative फॉर्म के आपके सेल्स और जो टिश्यूज है वो डेवलप होते हैं। कौन से लेवल पे या किस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होते हैं? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या होता है? कोरियोनिक विलाई एक ऐसा पार्ट होता है जो कि मैटरनल और फीटल जो ब्लड होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनको सेपरेट करता है। ठीक है, यानी कि जो आपका वेनस एरिया से, यानी कि जो कैपिलरीज से जो ब्लड आ रहा है आपका फीटस के पास, वो विलाई में से होके जाता है एंड देन दे गो टुवर्ड्स द फीटस। तो इस तरीके का जो एक टी पॉइंट बोल लो या सेपरेशन बोल लो या फिर इन दोनों का कम्युनिकेशन बोल लो, वो एरिया हमारा हो गया कोरियोनिक विलाई। तो उस एरिया के अंदर आपका क्या होता है? डीजेनरेटिव एंड प्रोलाइफरेटिव चेंजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है? क्रिस्टल लाइक सिस्ट बनने लगती हैं। क्रिस्टल मतलब जैसे कि छोटे छोटे कांच के, जैसे आपने डायग्राम देखा यहाँ पे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आपके यूट्रस के अंदर जो है वो आपको दिखाई देने लगता है, प्लेसेंटा के अंदर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर मोल हम इसको बोलते हैं। अगर हम इंडियन पेशेंट्स की बात करें तो हर 400 में से किसी एक फीमेल कोई ऐसी होती है जिसके अंदर आपको वैस्कुलर मोल की जो कंडीशन है वो आपको डेवलप होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एक तरीके की एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन किससे रिगार्डिंग? रिलेटेड टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर आपके डीजेनरेटिव मतलब जो सेल्स या जो टिश्यूज एक बार खराब होना शुरू हो जाते हैं फिर वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हो गए डीजेनरेटिव चेंजेस। ठीक है, तो उस तरीके से प्लेसेंटा के अंदर डीजेनरेटिव एंड प्रोलाइफरेटिव चेंजेस मतलब टिश्यूज जो हैं वो एबनॉर्मल तरीके से सिस्ट फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। किस फॉर्म में डेवलप होते हैं? जैसे छोटी छोटी गांठें होती हैं शरीर के अंदर, उस तरीके की गांठों की तरह जो है ये प्लेसेंटा लेवल पे जो है डेवलप होना शुरू हो जाती हैं ये सिस्ट। और कौन प्लेसेंटा के कौन से हिस्से में डेवलप हो रही है? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई क्या होता है? ये आपके मैटरनल और फीटल ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है? एक तरीके से सेपरेट करके रखता है और साथ में उसका कम्युनिकेशन डेवलप करके रखता है। ठीक है, ये हिस्सा हो गया आपका कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इंडियन केसेस की बात करते हैं तो 1 in every 400 केसेस के अंदर एक किसी के अंदर इस तरीके की एबनॉर्मेलिटी जो है वो आपको देखने के लिए दिखाई देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैस्कुलर मोल। अगर हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, अब इसका दूसरा नाम भी होता है। वैस्कुलर मोल को हम हेरिडिटरी फॉर्म मोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला हो गया कंप्लीट एंड दूसरा हो गया इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट फॉर्म के पहले डायग्राम देख लो। ये देखो, ये प्लेसेंटा का डायग्राम है। आपको ये व्हाइट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये आपके ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ग्रेप्स होते हैं ना, फ्रूट्स हम खाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर की ही सिर्फ है छोटी छोटी जो कि प्लेसेंटा के अंदर आपको दिखाई दे रही। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट वन। इट इज अ प्लेसेंटल टिश्यू which is an abnormal swollen and appear to form fluid filled cysts and there are also no formation of fetal tissues. कंप्लीट वैस्कुलर मोल के अंदर 3 बातें आपको याद रखनी है। जब किसी भी पेशेंट के अंदर कंप्लीट वैस्कुलर मोल प्रेजेंट होता है या ये डिसऑर्डर होता है उस टाइम पे फीटस एब्सेंट होता है, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पे जो फीटस का जो शेप होता है
अंदर ही अंदर जो आपका जो लाइफ है जब वो डेवलप होने लगती है तो वो फीटस मौजूद नहीं होता है, क्योंकि फीटस डेवलप ही नहीं हो रहा है। प्लेसेंटा मौजूद है बट फीटस डेवलप नहीं होता है। दूसरा, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, जो यूटेराइन साइज है यानी जो यूट्रस का साइज है वो नॉर्मल वीक से ज्यादा दिखाई देगा। यानी कि जो यूट्रस का साइज उसका 14th वीक पे या फिर उसका 17th वीक पे दिखना चाहिए, वो आपको ऐसा देख के लगेगा यूट्रस साइज बाहर से जैसे कि वो 24 या फिर 28 वीक का यूट्रस साइज है। ठीक है, यानी कि क्यों ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर प्लेसेंटा के अंदर क्या है, वेस्कुलर मोल्स यानी एबनॉर्मल सिस्ट जो है वो डेवलप होती जा रही है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का साइज है वो भी आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो जिसकी वजह से जेस्टेशनल टाइम पे जैसे होता है ना कि 3rd मंथ प्रेगनेंसी है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देखिए कि अच्छा ये 7 मंथ होगा, अच्छा ये 6 मंथ होगा इनका। लेकिन आप पेशेंट को जब देखोगे तो उसके 4th मंथ के टाइम पे आपको ऐसा लगेगा जैसे उसको 7 या 8 मंथ हो रहा है, क्योंकि उसका साइज इतना ज्यादा क्या कैसा होगा, इलोंगेटेड डिस्टेंडेड फॉर्म में होगा। देन इसके अलावा तीसरी पॉइंट आपको क्या याद रखनी है इसके अंदर, कंप्लीट वैस्कुलर मोल के अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर आपके फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो गांठें होती हैं वो फ्लूइड फिल्ड सिस्ट की तरह मौजूद होती हैं। तो 3 बातें याद रखनी है, यानी कि अगर कंपैरिजन करना है कंप्लीट एंड पार्शियल में या फिर कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट वेस्कुलर मोल में, तो कंप्लीट वेस्कुलर मोल में क्या होता है, यूट्रस साइज मोर देन अ वीक शो होगा, फीटस एब्सेंट होगा, एंड तीसरी बात आपका जो प्लेसेंटा लेवल पे आपके जो सिस्ट होंगी वो फ्लूइड फिल्ड होंगी। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो है वो मौजूद होंगी। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखते हैं, रेस्ट ऑफ द थ्योरी यू डोंट नीड। देन पार्शियल वेसिकुलर मोल में क्या है, देखो ये डायग्राम से भी आपको समझ आएगा। इस फोटो के अंदर कोई फीटस है, कोई बच्चे की फोटो है छोटे से शेप में, ह्यूमन बॉडी की नहीं है ना, तो इसको देख के समझ जाओ कि कंप्लीट वेस्कुलर मोल का मतलब हो गया जिसके अंदर फीटस एब्सेंट होता है, यानी कि फीटस की जो बॉडी है, बच्चे की जो बॉडी है वो डेवलप ही नहीं हो रही है शरीर के अंदर। ठीक है, अब देखो ये है पार्शियल वेस्कुलर मोल। इस डायग्राम को देखो, जहाँ पे फीटस का शेप भी दिखाई दे रहा है, प्लेसेंटा भी दिखाई दे रही है, चाहे वो एबनॉर्मल ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो क्या ना हो, एबनॉर्मली क्यों ना हो, लेकिन फीटस भी मौजूद है, प्लेसेंटा भी मौजूद है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है देखो, मे बी नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू अलॉन्ग विद एबनॉर्मली फॉर्मिंग प्लेसेंटल टिश्यूज, यानी कि इस दौरान क्या होगा, प्लेसेंटा के अंदर नॉर्मल टिश्यूज भी मौजूद होंगे और कुछ पोर्शन जो है एबनॉर्मल टिश्यू सेल्स भी मौजूद होंगे, यानी कि एबनॉर्मल प्लस नॉर्मल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द प्लेसेंटल लेवल। कंप्लीट वेस्कुलर में क्या था कि पूरी तरीके से प्लेसेंटा जो है वो खराब है, बर्बाद है, और उसके अंदर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो है, फ्लूइड सिस्ट जो है वो मौजूद है, इसलिए हम उसको कंप्लीट वेस्कुलर मोल करें। इनकम्प्लीट या पार्शियल जो बोलते हैं, जैसे पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं ना, पार्शियल मतलब क्या होता है, जिसमें किडनी जो है अफेक्टेड किडनी को हम निकाल देते हैं और जो अनअफेक्टेड किडनी होती है उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो वैसे ही पार्शियल मतलब क्या है, 50% जो प्लेसेंटल टिश्यूज नॉर्मल भी हैं और 50% प्लेसेंटल लेवल पे एबनॉर्मल टिश्यूज मौजूद हैं, इसलिए हम इसको पार्शियल वेस्कुलर मोल कहते हैं। अब इसके अलावा क्या है, देयर ऑल्सो भी फॉर्मेशन ऑफ फीटस बट फीटस इज नॉट एबल टू सर्वाइव। इसके अंदर फीटस का भी डेवलपमेंट होगा लेकिन फीटस मरा हुआ होगा, यानी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा तो नॉर्मल है ना, तो वो थ्रू आउट 9 मंथ जो है उसको न्यूट्रिशन, उसको फ्रेश ब्लड, उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए फीटस की बॉडी डेवलप होती है लेकिन वो मरा हुआ होता है, यानी कि दैट पर्टिकुलर फीटस इज नॉट अलाइव, राइट। 2 पॉइंट ये हो गए। एंड देन फीटस इज प्रेजेंट एंड यूट्राइन साइज लेस देन द डेट, क्योंकि जब बच्चे का साइज ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो अंदर क्या है, वो तो डेथ प्रोसेस के अंदर ही है, दैट इज अ डेड बॉडी इटसेल्फ। so because of that reason also यूट्रस साइज जो होगा अकॉर्डिंग टू द वीक, अकॉर्डिंग टू द मंथ, वो आपको छोटा दिखाई देगा, यानी कि पेशेंट बोलेगा कि मेरा तो 5th मंथ चल रहा है, 6वां महीना चल रहा है, लेकिन उसको देख के आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि इसका 2nd या फिर 3rd मंथ चल रहा है। इस तरीके से क्यों, क्योंकि अंदर फीटस की जो बॉडी है वो ग्रो ही नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो फॉर दैट रीजन। ठीक है, तो अब दोनों में कंपैरिजन क्या होगा, फीटस कंप्लीट वेसिकुलर मोल में फीटस एब्सेंट है, पार्शियल में प्रेजेंट है। ठीक है, कंप्लीट वेसिकुलर मोल में यूट्राइन साइज इज लार्जर देन द एक्सपेक्टेड वीक, और आपका
पार्शियल में क्या होगा, जो यूट्राइन साइज है वो छोटा होगा एज पर दी एक्सपेक्टेड वीक और द मंथ, ठीक है। तीसरा क्या होगा, वहां पे प्लेसेंटा जो है कंप्लीट वेस्कुलर मोल के टाइम पे आपको प्लेसेंटा क्या है, कंप्लीटली फ्लूइड फिल्ड सिस्ट के साथ भरा हुआ मिलेगा आपको, जैसे कि आपने ये डायग्राम में देख लिया। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यूज में मौजूद होंगे और उसके साथ साथ एबनॉर्मल या फिर जो डीजेनरेटिव टिश्यूज हैं प्लेसेंटा लेवल पे वो भी मौजूद होंगे, यानी कि 50% प्लेसेंटल टिश्यूज जो है वो वर्किंग कंडीशन में होंगे और 50% जो टिश्यूज होंगे प्लेसेंटा के अंदर वो खराब फॉर्म में होंगे, वो डिजीज होंगे, वो खराब होंगे, ठीक है। ये हो गए आपके टाइप। अब 2 टाइप्स, कोई कंफ्यूजन है या कोई बात ऐसी जो मिस हो गई या नहीं समझ में आई है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी है। डेफिनेशन समझ में आ गया? इसे यस और नो? मैम एक बार आप डेफिनेशन और बता दीजिए मैम, ये तो मैम ये दोनों तो समझ में आ गया मैम। ठीक है, देखो सुनो, सिर्फ तुम मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, डेफिनेशन बाद में रीड करना, ठीक है बेटा। देखो ये एक तरीके की वेस्कुलर मोल जो है ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि प्लेसेंटा से रिलेटेड होती है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? प्लेसेंटा से रिलेटेड है। इसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम क्रोनियोनिक विलाई बोलते हैं। उस विलाई एरिया के अंदर आपके सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, यानी ग्रेप जैसे अंगूर होते हैं उस शेप के बहुत सारी सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है और उस कंडीशन को हम वेस्कुलर मोल बोलते हैं। ये जो सिस्ट होती है या ये जो एबनॉर्मल आपके डीजेनरेटेड टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं, सिस्ट डेवलप हो रहे हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं, दो कंप्लीट एंड दूसरा इनकम्प्लीट। अभी तक मैंने आपको इतना, मतलब शॉर्ट में मैंने आपको इतनी बातें बताई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा वेयर देयर आर पार्शियली डीजेनरेटिव एंड प्रोलाइफरेटिव चेंजेस। प्रोलाइफरेटिव चेंजेस मतलब कीप्स ऑन डैमेजिंग, मतलब आपका जो प्लेसेंटा के अंदर टिश्यूज हैं कोरियोनिक विलाई के अंदर वो सड़ते जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है, या ऐसा नहीं कि एक महीना, मतलब एक दिन थोड़ा सा डैमेज हो गया टिश्यूज में, फिर 6 महीने कुछ नहीं हुआ, फिर कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कंटिन्यूएशन में हर समय जो है डीजनरेशन चल रहा है टिश्यूज का, नेक्रोसिस कह लो या टिश्यूज का डैमेज होना बोलो। तो प्रोलाइफरेटिव डीजनरेटिव तरीके से प्लेसेंटा लेवल पे जो आपका कोरियोनिक विलाई है उसके अंदर आपका डैमेज हो रहा है, टिश्यूज का डैमेज हो रहा है, और साथ साथ में उस रीजन की वजह से एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिस्ट ऑफ वेरी साइज, डिफरेंट साइज की जो है वहाँ पे जो गांठें हैं, जो सिस्ट हैं, वो उस वजह से डेवलप हो रही हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेसिकुलर मोल बोलते हैं। जिस बीमारी को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना वेसिकुलर मोल। देखो ये साइज में देखो सिस्ट, ये सारी सिस्ट है, लेकिन ये डिफरेंट, कोई बहुत छोटी भी है, कोई बहुत बड़ी भी है, तो हर साइज की डिफरेंट साइज की सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर क्या हो रहा है, डीजेनरेटिव एंड प्रोलाइफरेटिव चेंजेस हो रहे हैं प्लेसेंटल टिश्यूज में। तो जब डीजेनरेटिव एंड प्रोलाइफरेटिव चेंजेस होते हैं टिश्यूज के अंदर, तो आगे जाके जब वो सड़ना शुरू होते हैं, डैमेज होना शुरू होते हैं, तो धीरे धीरे वो सिस्ट के अंदर फॉर्म होने लग जाते हैं डिफरेंट साइज की, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया, ये बात समझ आ गई? जल्दी से यस और नो? यस मैम। ओके, आशीष अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो देखो सुनो, 4 पॉइंट याद रखना। ये बीमारी प्लेसेंटा से रिलेटेड होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट याद रखो, प्लेसेंटा से रिलेटेड होती है। इस बीमारी के अंदर या इस डिसऑर्डर के अंदर डीजेनरेटिव एंड प्रोलाइफरेटिव चेंजेस होते हैं एट द लेवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा, अब तीसरा पॉइंट आता है प्लेसेंटा के कौन से हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कोरियोनिक विलाई की। इस एरिया के अंदर प्रोलाइफरेटिव डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। चौथा पॉइंट आप याद रखोगे, इस डीजेनरेशन की वजह से या इस प्रोलाइफरेटिव चेंजेस की वजह से वहां पे छोटी छोटी डिफरेंट साइज की, कुछ तो बहुत बड़ी होंगी, कुछ बहुत छोटी भी होंगी, कुछ बिल्कुल ही छोटी होंगी,
उस तरीके की गांठें बनने लगती हैं जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, समझ गए। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं वेसिकुलर मोल, ठीक है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट में सिर्फ डायग्राम को ध्यान से देखो, डायग्राम में प्लेसेंटा सूजा हुआ है, ठीक है, स्वेलिंग है वहाँ पे, साथ साथ में जो सिस्ट है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट मौजूद होती है कंप्लीट वेसिकुलर मोल के अंदर। इसके अंदर आपको फीटस सही नहीं दिख रहा, यानी बच्चे का शेप सही नहीं दिख रहा ना आपको, दैट मीन्स इसमें फीटस एब्सेंट होता है। साथ साथ इसमें क्योंकि फ्लूइड का भी अपना एक साइज होता है, अपना वजन होता है, तो जिस वजह से अगर आप मदर को फिजिकली देखोगे और आपको वो मदर ऐसे बोलेगी कि मेरा 4th या 5th मंथ चल रहा है, बट उस मदर को देख के आपको लगेगा एज इफ उसका 9th मंथ चल रहा है, क्योंकि उसका जो साइज है यूट्रस का वो बहुत बड़ा हुआ दिखाई देगा, समझ गए। वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो सिस्ट है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी सिस्ट मौजूद है, तो उसके वजन से और उसके शेप की वजह से यूट्रस का जो साइज है वो भी अब नॉर्मल तरीके से बड़ा हुआ दिखाई देगा उसके नॉर्मल वीक और उसके नॉर्मल मंथ के अगेंस्ट पे, ठीक है। ये 3 बातें हो गई कंप्लीट के लिए। फिर मैंने आपको बताया पार्शियल। पार्शियल में डायग्राम देखो, इसमें फीटस भी मौजूद है, प्लेसेंटा भी मौजूद है, ठीक है। इसमें 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली बात, इसमें फीटस प्रेजेंट होता है, बच्चे का जो शेप है वो मौजूद होता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, फीटस विल नॉट बी अलाइव, बच्चा जिंदा नहीं होगा, वो मरा हुआ ही जो है वो मौजूद होता है, क्योंकि वो क्या करता है, ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्लेसेंटा ही खराब है। जब तुम्हारा प्लेसेंटा का ही सिस्ट है, तुम्हारे एबनॉर्मल तरीके के वेसिकुलर मोल मौजूद है, तो फ्रेश ब्लड, फ्रेश ऑक्सीजन, इस तरीके की कोई भी चीज तो मिल नहीं रही उस फीटस को, है ना। तो इस वजह से बच्चा जो है वो मर जाता है, और वो ही जो है सेम साइज में सेम तरीके से पड़ा रहता है यूट्रस के अंदर, जिस वजह से यूट्रस का साइज भी आगे नहीं बढ़ता है, समझ गए। तो इसमें क्या है, यूट्रस का साइज छोटा रहता है उससे नॉर्मल, अगर आप कंपेयर करोगे उसकी वीक और मंथ से, तो यूट्रस का साइज सेम रहेगा, क्योंकि बड़ा ही नहीं होगा फीटस, तो वो साइज भी नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात, फीटस मौजूद होगा इसके अंदर, प्रेजेंट होगा। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि इसमें प्लेसेंटा के अंदर नॉर्मल टिश्यूज भी मौजूद होंगे और एबनॉर्मल टिश्यूज भी मौजूद होंगे, यानी कि 50% नॉर्मल प्लेसेंटल सेल्स आर ऑल्सो देयर, बट 50% जो है एबनॉर्मल सेल्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट एंड पार्शियल वेस्कुलर मोल। ये 3 बातें समझ में आ गई। देन नेक्स्ट आता है आपके कॉजेज। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स के कारण क्या होते हैं या रीजन क्या होते हैं। मैटरनल एज, ठीक है, किस एज पे यू आर प्लानिंग यू आर कंप्लीटिंग योर फैमिली, ठीक है, एट व्हाट एज, आफ्टर द एज ऑफ 35, आफ्टर द एज ऑफ 32। श्योरिटी है कि क्योंकि फीमेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट, इवन मेल्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो एट दैट टाइम कपल इज प्लानिंग देयर फैमिली, तो ड्यूरिंग दैट फेज एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों के शरीर में क्या है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं अबव द एज ऑफ 40, अबव द एज ऑफ 46, 50, आजकल तो ट्रेंड है, ठीक है। तो उस तरीके में क्या है, चांसेस होते हैं कि हार्मोनल रिलेटेड, क्रोमोसोम रिलेटेड, जीन रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकते हैं। तो मैटरनल एज, आप कौन सी एज पे जो है फैमिली प्लान कर रहे हो, वो चीज पे बहुत डिपेंड करता है। प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी, अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में यही था कि 2 साल, जैसे कोई एक कपल है 2 साल पहले उन लोगों ने फैमिली प्लान करने की कोशिश करी लेकिन उनको मोलर प्रेगनेंसी थी, तो ऑब्वियसली आप फैमिली प्लान नहीं कर पाए। आफ्टर 2 years or 3 years again you tried to complete your family, and during that phase what happened again, मोलर प्रेगनेंसी डेवलप हो गई, या वेसिकुलर मोलर, या कंप्लीट या पार्शियल, कोई सा डेवलप हो गया, ताकि हिस्ट्री में ही है कि आपका मोलर प्रेगनेंसी मौजूद होता है। देन न्यूट्रिशन, जो फीमेल है उसके न्यूट्रिशन पे, उसकी इम्यूनिटी पे, उसके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, उसकी बॉडी, हर एक चीज पे जो है बहुत ज्यादा जो है डिपेंड करता है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी वाला टाइम, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो। देन नेक्स्ट कम थी साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब होता है वो बीमारियां जो क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटीज की वजह से हमारे शरीर में डेवलप होती है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम के अंदर डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं साइटोजेनिक डिसऑर्डर। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है ना, डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं, अगर इसकी हिस्ट्री है, अगर पेशेंट को
साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स थे पहले 1 साल 2 साल या एट प्रेजेंट उसको है इस तरीके की कंडीशन, तो फिर when they will going to plan their family, तो there are the higher chances that they will not going to have a normal pregnancy, तो उसको इस तरीके के डिसऑर्डर जो है वो डेवलप होगा। तो ये हो गए हमारे कॉज एंड रिस्क फैक्टर। कौन कौन से होगा? मैटरनल एज, एट व्हाट एज यू आर प्लानिंग योर फैमिली, देन प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी, इफ द पेशेंट इज विद द हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द डिसऑर्डर, जैसे पोलर हो गया या एंडोमेटेरियल, जो भी आपके कैंसर वैंसर जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, इवन अगर वो भी हिस्ट्री है तो भी आपके चांसेस हैं को है कि आप इस तरीके की एबनॉर्मेलिटी को डेवलप कर सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड अदर जो भी आप प्रोसीजर या फिर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी सकता है। देन न्यूट्रिशनल, मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और बिफोर दैट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले भी अगर न्यूट्रिशनल, इफ द मदर इज नॉट हेल्दी, द फीमेल इज नॉट हेल्दी एंड यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट योर फैमिली, तो उस टाइम पे भी जो है इस तरीके की सिचुएशन एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो सकती है। देन साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज, जिनके अंदर साइटोजेनिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फीमेल उसको किसी तरीके का क्रोमोसोम रिगार्डिंग यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है अगर, तो उस रीजन की वजह से भी उसकी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जो है डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा आपके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। नाउ कमिंग टू सिम्टम्स, क्या इसके सिम्टम्स डेवलप होंगे? तो डार्क ब्राउन टू ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, डिस्चार्ज होगा, फाउल आपका ब्राउन टू रेड ब्रिक कलर का जो है डिस्चार्ज आपको फ्लूइड आता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज जो है जनरल अवेयरनेस के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे अगर स्पॉटिंग होती है जो कि ब्राउन टू रेड कलर की होती है, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि हो सकता है या तो अंदर फीटस जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है, या अंदर टॉक्सिन बन चुका है, या फिर अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो उस टाइम पे कई बार वेजाइनल ब्लीडिंग भी होती है। तो ये एक सिम्टम हो गया इसका। देन समटाइम्स जलेशन फ्लूइड आल्सो प्रेजेंट ड्यू टू रप्चर। इतना बड़ा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है जेल लाइक फ्लूइड आल्सो प्रेजेंट, दैट्स इट। जैसे जेली होती है तो जेली फॉर्म में वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। पहले में क्या है, ब्राउन टू रेड कलर का जो स्पॉटिंग है वो वेजाइना से निकल रहा है। दूसरे में क्या है, जेल लाइक आपका जो फ्लूइड है वो निकलता है। वो कब निकलता है? वो इंडिकेशन होता है जब फीमेल का जो सिस्ट है, जो गांठें हैं, वो जब रप्चर हो जाती हैं, वो जब फट जाती हैं, उनमें कहते हैं ना फट गए, जैसे कागज फाड़ते हैं उस फॉर्म में जब सिस्ट आपकी रप्चर हो जाती है, तो उसमें से जो सिक्रीशन निकलती है, जो हमने कहा ना फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तो वो जो सिक्रीशंस निकलते हैं तो फिर वो वेजाइना से होती भी नीचे आती है, तो वो आपका जेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये आपका सेकंड सिम्टम हो गया। देन सीवियर नोजिया वॉमिटिंग, पेशेंट को सीवियर नोजिया या बहुत ज्यादा पेशेंट को वॉमिटिंग फील होगा, क्योंकि यूट्राइन एरिया में इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट चल रही है, एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुई है, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड इम्बैलेंस भी डेवलप होगा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस भी डेवलप होगा, है ना, बाकी के ऑर्गन्स पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो धीरे धीरे इस रीजन की वजह से भी पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग जो है डेवलप हो सकता है, क्योंकि बाकी के एरियाज में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आके प्रेशर पड़ेगा। देन वेजाइनल पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक सिस्ट, वेजाइनल एरिया से आपको फीमेल पेशेंट ये बोलेगी कि मुझे नहीं पता लेकिन मेरे वेजाइनल एरिया में से गांठें जैसी कुछ चीजें निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से पेशेंट आपको बोलेगा। तो वो गांठें जैसी जो आपको जैसी वो बोले तो समझ जाओ कि मे बी सस्पेक्शन है कि पेशेंट के सिस्ट फॉर्मेशन है, वो जो सिस्ट है वो अब जो है चटक के या फिर शेड ऑफ होके वो उसके वेजाइना से निकले। जैसे मंथली पीरियड आता है उसमें ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं, तो सेम वे में विदाउट मंथली साइकिल, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे देयर विल बी नो मंथली साइकिल, बट उसके नॉर्मल वीक या महीने में क्या होगा, वेजाइनल एरिया से उसके सिस्ट जो हैं ये झड़ झड़ के शेड ऑफ होके निकलेंगे उसकी वेजाइना में से, ठीक है। तो इस तरीके से पेशेंट आपको आगे बताएगा। देन पेल्विक प्रेशर और पेन, पेशेंट आपको ये बोलेगा कि मुझे नहीं पता लेकिन मेरा जो ग्रॉइन एरिया जो है, थाई एरिया और जो पेल्विक एरिया, मुझे बहुत ज्यादा वहाँ पे भारीपन लगता है। कई बार पेशेंट होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स आपको बोलेंगे कि बहुत भारीपन लगता है पेल्विक एरिया के अंदर, तो हम ये सोचते हैं मतलब घरेलू फॉर्म में, होम रेमेडियल फॉर्म में, कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फीटस, जो बच्चा जो अंदर डेवलप हो रहा है उसके सर की वजह से, हेड एरिया की वजह से, या फिर पूरे शरीर की वजन की वजह से जो मदर है उसको वो भारीपन महसूस होता है। लेकिन ये भारीपन क्या हो सकता है,
यूट्रस और प्लेसेंटा की एबनॉर्मैलिटी या फिर उनके डिफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से भी वो भारीपन पेल्विक एरिया या फिर ग्रॉइन एरिया में महसूस हो सकता है फीमेल। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन अदर साइन, दूसरे सिम्टम्स और क्या होंगे, जैसे कि रैपिड यूटेराइन ग्रोथ, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से अकॉर्डिंग टू द मंथ एंड अकॉर्डिंग टू द वीक जो भी यूट्रस का साइज होना चाहिए वो उससे एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिम्टम दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया डेवलप हो सकता है। प्री एक्लेम्शिया मतलब क्या होता है? एक्लेम्शिया पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, ओके। इसमें क्या है, प्री एक्लेम्शिया आपका डेवलप हो जाएगा जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन रहने लगेगा, प्रोटीन यूरिया डेवलप हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगेगा, इस तरीके की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और अगर इसके अलावा एक्लेम्शिया डेवलप होता है तो मदर जो है, प्रेग्नेंट मदर है, उसको फिट भी पड़ने लगते हैं, सीजर डेवलप होने लगता है, यानी कि जिससे ना मिर्गी के दौरे, इस तरीके के दौरे भी जो है फीमेल को ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी वाला फेज, उसमें वो दौरे भी पेशेंट को डेवलप होने लगते हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको वेसिकुलर मोल्स की एबनॉर्मलिटी के टाइम पे दिखाई देंगे। ठीक है, सिम्टम्स में जो इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी है, ये थ्योरी नहीं लिखनी है, सिंपल आपको लिखना है ब्राउन टू रेड ब्रिक वेजाइनल डिस्चार्ज, जेल लाइक डिस्चार्ज, डिस्कम्फर्ट और pelvic pressure or groin pressure, then severe nausea, vomiting, then other signs and symptoms में rapid uterine growth, pre-eclampsia and anemia. Anemic तो यही है कि इंटरनल ब्लीडिंग अगर डेवलप हो रही है तो पेशेंट जो है एनेमिक तो अल्टीमेटली बन ही जाएगा। तो इस वजह से आपके ये सिम्टम्स डेवलप होंगे। देन अगर डायग्नोसिस की बात करेंगे तो आप पेशेंट का सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन के टाइम पे आपको पता चल जाएगा वैसे यूजली कि भाई 2 साल पहले, 1 साल पहले वी ट्राई टू कंप्लीट अ फैमिली एंड ऐसे ऐसे करके हमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ था, हमारी प्री काउंसलिंग भी हुई थी, ऐसे वैसे करके कोई ना कोई आपको हिस्ट्री मतलब पता चल जाएगी, या फिर फैमिली की कोई हिस्ट्री पता चल जाएगी कि भाई फैमिली में इस तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी कभी डेवलप हुई थी, तो पता चलेगा कि किसी दूर के रिश्तेदार या फिर नियर बाय फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ही इस तरीके का कोई उनको भी डिसऑर्डर मौजूद था। तो आपको श्योर शॉट ये चीज पता चल जाएगी कि जेनेटिक एरिया या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट की वजह से इस तरीके की प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है। तो आप फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में यूजली आपको 2-3 चीजें दिखाई दे जाएंगी। फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग है तो फिर डिहाइड्रेटेड आपको पेशेंट दिखाई देगा। उसके अलावा स्किन टर्गर आपको ड्राई दिखाई देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई दिखाई देगी, यूट्रस साइज या तो एबनॉर्मल तरीके से अपने मंथ या वीक के हिसाब से ज्यादा दिखाई देगा या अपने मंथ और वीक के हिसाब से छोटा दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे। वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको ब्राउन और रेड कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई दें, जेल लाइक स्पॉट्स आपको आते हुए दिखाई दे, क्रिस्टल्स क्योंकि झड़के शेड ऑफ होकर निकल रही हैं। तो इस तरीके के आपको फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे चीजें दिखाई देंगी। देन आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसके अंदर आप पेशेंट का सीबीसी, एबीओ, आरएच कंपैटिबिलिटी, वायरल मार्कर्स, ठीक है, क्रॉस मैचिंग, ये सब करा लेंगे। क्या ब्लड टाइप है, आरएच फैक्टर, वेदर द मदर इज आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव, इस तरीके से सारी जो है ब्लड टेस्ट के टाइम पे आप हिस्ट्री जो है वो इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की कराएंगे। पेशेंट का आप इमेजिनिंग टेस्ट में सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे आप करा सकते हैं। पेशेंट का आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। पेशेंट का जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं, इसमें एक चीज याद रखना बेटा, जनरल अवेयरनेस के लिए भी, जब आप पेशेंट का यूरिन टेस्ट करोगे तो उसमें आपका जो ये एचसीजी लेवल होता है वो आपका मोर देन 100, जो आपके 1000 ml के हिसाब से जो है आपका ये मौजूद होगा। अगर इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा होती है या इसके अप्रॉक्स होती है, ठीक है, तो भी आपका सस्पेक्शन है कि पेशेंट को जो है प्लेसेंटा से रिलेटेड या फिर यूट्राइन से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी मौजूद है। ठीक है, यूजली एचसीजी का लेवल यूरिन के अंदर या समवट ब्लड के अंदर तब बढ़ा हुआ होता है जब पेशेंट का यूजली प्लेसेंटा से रिलेटेड कोई एबनॉर्मलिटी मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन कॉमनली ये रिकमेंड हम पेशेंट को नहीं करते हैं क्योंकि
की जो रेडिएशन है वो क्या होगी, फीमेल को भी अफेक्ट करेगी समवट। इसका जो भी अंदर फीटस है, ये क्लियर शॉट का तो नहीं कह रहे ना, वेस्कुलर मोल है, तो हम उस परसेप्शन से जो है इस तरीके के इमेजिनिंग टेस्ट को क्या करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं। देन कम्स द मैनेजमेंट। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट में आप क्या क्या करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन करेंगे पेशेंट का, पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, पेशेंट को नोजा वॉमिटिंग से उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल इनबैलेंस हो रहा है, वो सब चीजें आप करोगे। एनेमिक है तब आप पेशेंट का न्यूट्रिशनल थेरेपी सब मेंटेन करोगे, आईवी इन्फ्यूजन क्रिएट करोगे, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे। अगर फीवर पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो पेशेंट इज सीवियरली एनेमिक, एचबी लेवल जो है वो 4 या 3 के लेवल पे है, तब आप पेशेंट का इमरजेंसी लेवल पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। पेशेंट को अगर बिकॉज ऑफ दैट रप्चर, जो सिस्ट का रप्चर हुआ है या जो भी अगर कोई इन्फेक्शन डेवलप हो गया यूट्रस या प्लेसेंटा की वजह से, तब आप पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप अगर इमरजेंसी में फ्यूचर में आप पेशेंट का कोई सर्जरी प्लान करते हैं कि भाई आपका प्लेसेंटा जो है वो कम्प्लीटली खराब हो चुका है या रप्चर हो चुका है या सिस्ट जो है उसके अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग आ रही है, तो उस वजह से आप पेशेंट का जो ब्लड है वो कौन से टाइप का है उसकी क्रॉस मैचिंग कराओगे, वेदर RH नेगेटिव RH पॉजिटिव कौन से ब्लड टाइप है, तो उस हिसाब से जो है पेशेंट के लिए आप ब्लड बैंक में आप पेशेंट का जो है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उतने पॉइंट्स जो है वो स्टोर करवा के जो है आप रखवाओगे ब्लड। ठीक है, ये हो गया सपोर्टिव मैनेजमेंट। सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या हो गया, IV infusion, just to maintain fluid and electrolyte imbalance, you will go for blood transfusion. Then antibiotics, if there is the presence of any sort of infection, then you will keep the blood stored in the blood bank, ये कौन से टाइप का है उसके हिसाब से ब्लड जो है वो आप अरेंज करवा के रखोगे। अरेंज इसलिए करवा के रखोगे अगर पेशेंट को सीवियरली हीमोग्लोबिन कम है, पेशेंट एनेमिक है, ठीक है, या पेशेंट की फ्यूचर में कोई सर्जरी होनी है 2 से 3 दिन में, या इमरजेंसी में कोई अगर उसकी सर्जरी होनी है, तो उसके लिए आप ब्लड जो है वो प्रिजर्व करवा के रखोगे। देन सक्शन इवैक्यूएशन, इसके अलावा आप सर्जिकल मैनेजमेंट करते हो। सक्शन इवैक्यूएशन में आप क्या करते हो, इसमें एक तो ये सेफ है, इट इज सेफ एंड रैपिड एंड इफेक्टिव इन मोस्ट ऑफ दी केसेस ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी। जितने भी प्लेसेंटा और यूट्राइन लेवल पे जो भी एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे डेवलप होने लगते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इवैक्यूएशन कर देते हैं, यानी कि सक्शनिंग कर देते हैं, यूट्रस की हम बेसिकली सफाई कर देते हैं। तो ये सबसे कन्वीनियंट एंड सेफ जो है ऑप्शन होता है फीमेल्स के लिए। देन इतना जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये सब कुछ नहीं याद करना है, इसमें से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि सक्शन इवैक्यूएशन का मतलब होता है दैट यू आर क्लीनिंग द यूट्राइन एरिया। ठीक है, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं, जितना भी डिस्चार्ज है, जितना भी जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज हैं, उन सबको आप क्लीन कर देते हो यूट्राइन लेवल से। और इसके अलावा मुझे एक पॉइंट याद रखना है कि जो सक्शन इवैक्यूएशन होता है ये इवन आप 28th वीक को प्रेगनेंसी पे भी कर सकते हो। कई प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप 14th वीक से पहले कर सकते हैं। 14th वीक क्रॉस हो गया तब क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा कि जी ये मेडिसिन या फिर ये हम जो ट्रीटमेंट प्लान है या ये जो सर्जरी है या ये जो प्रोसीजर हम नहीं कर सकते क्योंकि प्रेगनेंसी थोड़ी सी आगे चली गई है, तो उससे क्या होता है कॉम्प्लिकेशन और हो सकती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप 28th वीक के एंड डेज में भी ये प्रोसीजर है आप परफॉर्म आराम से कर सकते हैं। देन आप इसके अलावा पेशेंट का DNC कर सकते हैं। DNC यू विल फॉलो विद द इवैक्यूएशन इटसेल्फ। जब आप इवैक्यूएशन जब सक्शनिंग आप कर रहे हो, ठीक है, यूट्राइन लेवल पे, तो उसके बाद DNC करना तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डायलेशन क्यूरेटेज में क्या होता है, विद द सक्शन इट इज अ प्रोसीजर विद द कंटेंट फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड मतलब निकालना। आप सारी जितना भी जो भी डेड पार्टिकल्स हैं, डेड टिश्यूज हैं, प्लेसेंटल लेवल पे डेड जो एबनॉर्मल टिश्यूज हैं, उन सबको आप क्या करो, इवैक्यूएट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एंड डायलेशन मीन्स कि आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्यूरेटेज जो है उसको डाल के आप क्या करते हो, टिश्यूज को रिमूव करना है तो उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट जो है अंदर डाल के आप सर्विक्स का जो साइज है वो डायलेट कर देते हैं, इसलिए हम इसको DNC बोलते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेट। ठीक है, तो ये आप यूजली तब करते हैं जब आप इवैक्यूएशन यानी कि जब आप सक्शन इवैक्यूएशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसका मैनेजमेंट में क्या क्या याद रखना है, सिम्टोमेटिक, इसके अलावा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट फॉर नोजिया वोमिटिंग, फॉर डायरिया, फॉर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, फॉर पेन, फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस, अगर पेशेंट का स्वेलिंग शरीर पे है तो डायूरेटिक्स वगैरह वो सब आप पेशेंट को देंगे, फीवर एनाल्जेसिक्स देंगे, वो सब इसके अंदर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऐड करेंगे।
सपोर्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, ब्लड आप स्टोर करवाएंगे ब्लड बैंक में आप पेशेंट का, इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा आप पेशेंट को और क्या कर रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ये हो गया सपोर्टिव मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट में 2 चीजें याद रखनी है, सक्शन इवैक्यूएशन एंड DNC, that is dilation and curettage procedure following the evacuation। तो ये हो गया आपका वेसिकुलर मोल। टॉपिक हार्ड नहीं है, मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ोगे जब रीड करोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे शोर थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो मेरा ध्यान नहीं लग रहा है इसमें ध्यान से। ठीक है, तो DNC प्रोसीजर हो गया। ये देखो इस तरीके से जो सर्विस डायलेशन हो रहा है दैट इज डायलेशन। क्यूरेटेज मतलब इंस्ट्रूमेंट डाल के अंदर की जो आप ये क्लीनिंग कर रहे हो, तो ये क्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है उससे आप सफाई कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको DNC कहते हैं। फॉलो अप में क्या क्या चीजें हैं आपकी, इंक्वायरी अबाउट द रेलिवेंट सिम्टम्स, एबनॉर्मल वेजाइनल एग्जामिनेशन, एब्डोमो वेजाइनल एग्जामिनेशन, देन इन्वेस्टिगेशन एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो ये सब चीजों के लिए जो है वी हैव टू encourage the patient to get the proper follow up। Then next comes the ectopic gestation। ectopic gestation में क्या है, अभी हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा। ठीक है, प्लेसेंटा से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है जब आपकी फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी डेवलप होने लगती है, यानी कि जो फीटस है वो आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर डेवलप होने लगता है। और फिर क्योंकि क्या होता है, जब आपका ओवा जो एग है वो आपके फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस के अंदर जो एंडोमेटेरियल लाइनिंग है वहाँ पे आना चाहिए, तभी तो प्रेगनेंसी डेवलप होगी। तो ऐसा ना हो कि क्या होता है, आपका सीधा जो प्रेगनेंसी जो है वो आपका फेलोपियन ट्यूब में डेवलप होने लगती है, तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ऑल्सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो ये फीटस डेवलप हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, देन अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज इटिएसिस और tubal pregnancy, which is a complication of pregnancy in which the embryo attaches outside the uterus। यूट्रस के बाहर मतलब बाहर के एनवायरनमेंट की हम नहीं बात कर रहे हैं, आउटसाइड द यूट्रस मतलब हो गया फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। An ectopic pregnancy occurs when the fertilized egg attaches itself in the place other than the inside the uterus। तो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी डेवलप ना होने की बजाय कहीं और जब डेवलप होने लगती है, स्पेशली इन द फेलोपियन ट्यूब, तो हम उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, inflammation and scarring of the fallopian tube from the previous medical conditions, infection और सर्जरी। अगर प्रीवियस आपके पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसको कोई मेडिकल इशू था, पेशेंट की कोई सर्जरी हुई थी फैलोपियन ट्यूब से रिगार्डिंग, या फिर जेनेटिक एरिया की कहीं से भी किसी के रिगार्डिंग, उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो गई, कोई सर्जरी हुई थी पहले, ठीक है, कोई स्कारिंग है वहाँ पे, कोई रेडनेस है, कोई इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हुई है, तो उस कारण की वजह से क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज एंड कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी जो है, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से जो है फेलोपियन ट्यूब में या फिर जो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये हमारी डेवलप हो सकती है। देन मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द शेप, मेडिकल कंडीशन that affect the shape and condition of the fallopian tube। कई बार किसी मेडिकल कंडीशन की बीमारी की वजह से, कई बार जैसे कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, तो वो कैंसर की वजह से जो है आपके फेलोपियन ट्यूब पे अफेक्ट आता है, आपके स्ट्रक्चर पे अफेक्ट आता है, तो उस वजह से जो है कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा इसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। देन मेटरनल एज ऑफ 35 और ओल्डर 30। अब तो अभी आपके थ्योरी बुक्स में जो है ये मेंशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये अथॉरिटी मतलब साइंड नहीं है, लेकिन अब गायनेकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, द परफेक्ट एज टू कंप्लीट द फैमिली और टू इनिशिएट दैट प्लानिंग, द एज लिमिट शुड बी इन बिटवीन 27 ईयर्स टू 29 ईयर्स ऑफ एज। तो ये जो फेवरेबल टाइम होता है इसमें जो है फैमिली प्लान जो है वो करनी चाहिए। लेकिन थ्योरेटिकली अभी जो है ये बुक्स के अंदर, या आप अगर गूगल सर्च करोगे तो उसके अंदर ये अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिसर्चेस ऐसा अब जो है कहा जा रहा है। ठीक है, अभी तक क्या था कि 32 तक जो हम सेफर साइड मान रहे थे, लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू जो ये प्रेजेंट कंडीशन चल रही है उसमें
जो है 27 से 29 का जो ये एज वाला जो फैक्टर है वो कन्वीनियंट माना जाता है। ठीक है, खैर इतना कुछ आपको नहीं चाहिए। देन हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी और मल्टीपल एबॉर्शंस, बार बार मल्टीपल एबॉर्शंस अगर हुए किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो मेडिकल कंडीशन की वजह से हो, चाहे वो पेशेंट की खुद की मर्जी की वजह से हो सकता है कि फैमिली प्लान ना करना मांग रहे हो, ठीक है, तो उस वजह से एबॉर्शन करा देते हैं। एक बार कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया। अगर आपने सुना होगा तो ऐसे कहते हैं ना कि फर्स्ट नेचुरल प्रेगनेंसी जो होती है वो हमेशा कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं या कोई आप सर्जरी करवाते हैं देन इट्स ओके, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी को छेड़ना नहीं चाहिए बिकॉज वो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर सकता है आपके जेनाइटल एरिया या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इन कारण की वजह से भी कई बार जो है आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकता है। देन हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक एरिया में कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी खुद को ही अपने बॉडी पार्ट्स को या एरियाज को आपको अटैक कर रही है। देन हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रोसिस जो आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, उस कंडीशन में भी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है। देन व्हाट कैन बी द सिम्टम्स? फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग होगा। मैं जनरल आपको लिस्ट बता रही हूँ। फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, ब्रेस्ट में सोर्स हो जाते हैं, लम्प, टाइट लम्प्स डेवलप हो जाते हैं जिसमें पेन भी होता है फीमेल पेशेंट को। तो इस तरीके के ब्रेस्ट सोर या फिर ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट की कंडीशन डेवलप हो जाती है शरीर में। देन इसके अलावा शार्प पेन, पेट में बहुत बुरी तरीके से दर्द होगा, पेल्विक एरिया में चुभन, जैसे कोई पिन जैसे कोई चुभाता है ना, जैसे नेल या पिन कोई चुभाता है, शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट चुभाता है, इस तरीके का ग्रॉइन एरिया में, पेल्विक एरिया में, एब्डोमिनल एरिया में, शोल्डर एरिया, नेक एरिया, इन जगहों में जो है आपको पेन सेंसेशन जो है वो बार बार डेवलप होगी। देन या तो पेट में एक तरफ दर्द होगा, लेफ्ट साइड में ही दर्द होगा, या फिर सिर्फ राइट साइड में दर्द होगा। इस तरीके का जो एब्डोमिनल पेन है वो पेशेंट को डेवलप होगा। देन लाइट टू हैवी वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, वेजाइना से आपके या तो बहुत स्पॉट की पेशेंट प्रेग्नेंट है उसको थोड़े टाइम की स्पॉटिंग नजर आई अपने बॉडी पे। देन कई बार होता है हैवी ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग होना इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपकी मंथली साइकिल तो रुक जाती है ना, तभी प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इस तरीके की स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना इज एबनॉर्मल। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है शरीर पर डेवलप होंगे। देन डिजीनेस और फेंटिंग, या तो पेशेंट को चक्कर आ जाएंगे या डिजीनेस फील हो, जैसे वर्टिगो होता है तो वर्टिगो वाली उस तरीके की कंडीशन जो है वो पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाएगी। देन इसके अलावा रेक्टल प्रेशर, पेशेंट का जो रेक्टल एरिया जो है उस एरिया में भी बहुत प्रेशर पड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिम्टम्स, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब ब्रेस्ट एरिया में लंप डेवलप हो गया, पेन डेवलप हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, चाहे वो लेफ्ट एरिया में हो चाहे वो राइट एरिया में हो, आपके ग्रॉइन एरिया में, नेक एरिया, शोल्डर एरिया में जो है शार्प पेन जो है वो डेवलप होगा। इसके अलावा light to heavy vaginal spotting or bleeding will develop, then dizziness or fainting, then rectal pressure will also be develop. So these are the list of symptoms. Then if you go for diagnosis, किसका diagnosis आप क्या करेंगे, तो इसमें क्या क्या है, आप पेशेंट का पहले तो फिजिकल एग्जाम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप पेशेंट का क्या करेंगे, HGP लेवल चेक करेंगे, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन लेवल। HGC लेवल आप अगर चेक करेंगे तो उसमें यूजुअली वो हायर वैल्यू में दिखाई दे सकता है, ठीक है। देन सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल, आप पेशेंट के ब्लड सैंपल में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आप चेक करेंगे, ठीक है। अगर अगर पेशेंट का प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, नॉर्मल रेंज से वो बहुत ज़्यादा कम है, 5 से भी नीचे की तरफ अगर जा रहा है, तो फिर वो एक एबनॉर्मेलिटी को शो कर रहा है, क्योंकि HGC जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा शरीर में डेवलप होता है। तो HGC का लेवल तो ज़्यादा दिखना चाहिए शरीर में, लेकिन अगर हमें वो कम दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि पेशेंट के यूट्रस से रिलेटेड या प्लेसेंटा से रिलेटेड या फिर फीटस डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी शरीर के अंदर चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल से भी आपको पता चल जाएगा। देन इसके अलावा हम पेशेंट का ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, मतलब अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको चीजें दिखाई दे जाएंगी कि ओके दिस इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सिंपल अल्ट्रासाउंड करके भी जो है, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड का नाम क्या था, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी या फिर USG, उसमें आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सस्पेक्शन हो ही जाएगा। देन लेप्रोस्कोपी, हम पेशेंट का इस तरीके से, ये देखो ये फेलोपियन ट्यूब है, आपको ये दिख रहा है,
ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस तरीके का बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये कितना बढ़ सकता है। भगवान ने, गॉड ने यूट्रस को इतनी क्षमता दी है कि वो खिंच के 9 मंथ तक जितना वो खिंच सकता है उतना खिंच सकता है, लेकिन बाकी के शरीर में जो टिश्यूज और सेल्स हैं उनको एक क्षमता तक ही जो है उनकी पावर दी गई है। तो फिर अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर आपका फीटस डेवलप होने लगेगा तो क्या होगा, आपका वो बस्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा, जिस वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ें करेंगे। उसके बाद आता है बेटा आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है लीथोट्रेक्सेट। ये मेडिसिन हम पेशेंट को पहले तो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एकदम से भी हम सर्जरी नहीं करते। अगर इनिशियल पहली बात तक टॉपिक प्रेगनेंसी इनिशियल स्टेज पे पता चल जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, एकदम से हम सर्जरी प्लान नहीं करते। अगर वो दवाई से ही ठीक हो सकती है देन इट्स ओके, अगर वो दवाई से ठीक नहीं होती है देन वी विल गो फॉर लेप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन एंड देन वी विल गो फॉर एडवांस सर्जरीज। तो इसमें ये मेडिसिन करती क्या है, उस लेवल पे आपके सेल्स होंगे विच दे आर कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, की वजह से आपके फेलोपियन एरिया में फीटस का साइज बढ़ रहा है। उनके डीएनए के ऊपर ये काम करता है, उसके साथ वो इंटरफेयर करता है कि भाई तुम जल्दी जल्दी मत बढ़ो, तुम अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लो। तो ये दवाई का ये काम होता है, ठीक है। यानी कि दिस टाइप ऑफ मेडिसिन दैट इंटरफेयर्स विद द डीएनए सिंथेसिस एंड स्टॉप सेल्स फ्रॉम डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वे अदर देन सर्जरी टू ट्रीट अ अर्ली और स्मॉल और अनरस्टेड प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम पे रप्चर नहीं हुआ है, फेलोपियन ट्यूब फटी नहीं है, तब हम ये मेडिसिन देके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जब आप ये मेडिसिन देते हो तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के शरीर पे ये काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो डे 1 पे आप क्या करते हो, आप ये मेडिसिन देते हो डे 4 पे, क्योंकि फर्स्ट डे पे ही जब तुम दवाई दोगे और एचजीसी का लेवल चेक करोगे तो आपको क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखाई देगा या कम दिखाई देगा। लेकिन आप जब 4th डे पे आप चेक करोगे उस टाइम पे आपकी जो भी लेवल है, जैसे 24 है, 5 है, 26 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यू है वो आपने कलेक्ट करके पता लगा ली। इसके बाद 7वें दिन पे आपने फिर एचजीसी का लेवल चेक करा और दोनों को कंपेयर करा कि 4th डे पे एचजीसी का लेवल कितना था और 7th डे पे एचजीसी का लेवल कितना था। तो इससे आपको कंपैरिजन करके पता चल जाएगा कि क्या दवाई जो है वो शरीर पे अफेक्ट मतलब असर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। If there is a decline up to 15% from the day 4, follow the serum HGC level weekly until it come under the value of 5 ml units of the per ml। यानी कि अगर ऐसे करते करते जब वो 15% ही रह जाता है, जब वो थोड़े लेवल पे आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, हफ्ते में एक बार जो है एचजीसी लेवल चेक करोगे। अभी तक आप क्या कर रहे थे, पहले चौथे महीने 4th डे पे चेक कर रहे थे, फिर 7 पे 4 पे 7 ऐसे करके चेक कर रहे थे। अब सिर्फ आप क्या करोगे, जब एचजीसी का लेवल आपका कम हो जाएगा, 5% तक आ जाएगा, तब आप पेशेंट का हर हफ्ते में एक बार ही सैंपल लेके चेक करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि दवाई खाने के बाद क्या असर उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट आता है बेटा। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, मेनी सर्जन सजेस्ट रिमूविंग द एम्ब्रियो एंड द रिपेयरिंग एनी इंटरनल ऑर्गन। एम्ब्रियो जो है, क्योंकि वो फीटस फॉर्म में भी डेवलप नहीं हो पाता है ना, वो बच्चे के शेप के अंदर नहीं डेवलप हो पाता, क्योंकि वो तो एबनॉर्मल है। फेलोपियन ट्यूब में कोई प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या होगा, आपका एम्ब्रियो को आप निकाल दो सर्जरी करके। और अगर उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से अगर कोई भी स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है या कोई भी अंदर इंटरनल पार्ट बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो उसको रिपेयर कर दो। इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं, लेप्रोटॉमी करते हैं, लेप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करके। इस तरीके से लेप्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट डाल के रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट से आप रिमूव करोगे और जो भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं उसको सर्जिकली क्या कर दोगे, रिपेयर कर दोगे। कोई टिश्यू फट गया है, कोई एरिया में टीयर हो गया, तो उन टीयर्स को सिल के आप उसको सिक्योर कर दोगे। तो इस तरीके से आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। Then this is all about ectopic pregnancy मैनेजमेंट। इसका बस याद रखना, देखो हिस्ट्री कलेक्शन में सॉरी वो डायग्नोसिस में घबराना मत, सिंपल सी बात है, 4-5 चीजें याद रखनी है। पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एचजीसी लेवल चेक करेंगे, ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करेंगे,
पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराएंगे और अल्ट्रासाउंड का नाम याद रखना है ट्रांसवेजाइनल यूएसजी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी, और उसके बाद लेप्रोस्कोपी भी आप पेशेंट का करके देख सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में आप सबसे पहले एक दवाई देंगे जिसका नाम है मीथोट्रेक्सेट। अगर इससे ठीक होगा तो ठीक है, अदरवाइज वी विल गो फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसके अंदर आप एम्ब्रियो को रिमूव कर देंगे और जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको क्या करोगे, रिपेयर कर दोगे। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्ट।